हाँ, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैपिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे और शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मैप खरीद भी लिए होंगे या मैप उन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, जैसा भी थोड़ा सा उनको आइडिया हो गया होगा। इतना तो जरूर ही सोचा होगा कि चलो मैप तो लेंगे। अब वो बात अलग है कि आपने प्रयास करने के बावजूद आप उसमें सफल नहीं हो पाए। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि एक बार आपको मैप देखना है, मैप को निहारना है। एक्चुअल हमारा जो माइंड होता है उसके पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है विजुअलाइजेशन। वो हर चीज को विजुअलाइजेशन का मतलब जानते हो, वो अपने अंदर इमेज सेट करता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, मूवी देख लेते हैं, जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद हमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लोकेशन हमें दिखने लगती हैं, ठीक। तो इसी वजह से मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोकेशन है उनको तो आप देखेंगे ही, हाँ। तो आप पिक्चर जो भी होती हैं उसको हमारा माइंड आसानी से ग्रहण कर लेता है और उसको सेट कर लेता है। आपने कभी देखा, जो हम मूवीज में दृश्य देखते हैं, एक्टर, गाड़ियां, फाइट, वो हमारे माइंड में एकदम सेट हो जाती है और हम किसी को कुछ भी समझाएं ना तो तुरंत हमारे दिमाग में वो पिक्चर चलने लगती है, हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। यही खेल मैप का है, सेम खेल मैप का है। मैप भी इसी तरीके से काम करता है। तो आज तो मैं थोड़ा सा मैपिंग बताऊंगा और आगे चलने के टाइम पर धीरे धीरे हम मैपिंग का क्लास एक्स्ट्रा इसमें वैल्यू ऐड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो मैपिंग का काफी बड़ा रोल रहता है। अच्छा, जो अपडेटेड डेटा है, मैंने सारी चीजें आपको अपडेट करके दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट है, आप इसको बेहतर प्रयोग करिएगा, ठीक। तो कल की क्लास को जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आपके सामने स्क्रीन पर है ये टॉपिक, क्या लिखा है, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है। द इक्वेटर पासिस थ्रू 13 कंट्री। अब इक्वेटर क्या है, ये तो हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया ही था कि इक्वेटर होता क्या है। मुझे बताएं, इक्वेटर के बारे में तो कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया ही था। देखो कल हमने ये सारा डेटा पढ़ा था, यहां पर याद आया होगा आपको कि सर किस तरीके से चीजें होती हैं, इक्वेटर क्या होता है, ये सारा मैटर हमने यहां पर कल देखा था। पहले 2 से 3 मिनट में एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, फास्ट क्विक रिवीजन आप लोगों को चाहिए। देखिएगा यहां पर ये हमने स्टार्ट किया था, इक्वेटर क्या होता है। आपने देखा था कि सर इक्वेटर इसको बोलते हैं आप, जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब समझिएगा, ये अर्थ है, अर्थ इस तरीके से है और आप जानते हो अर्थ टिल्ड है अपनी एक्सिस पर। अर्थ क्या है, टिल्ड। आप देख रहे हो अर्थ झुकी हुई है ऐसे, अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे झुकी हुई है, ठीक है। अगर ऐसे झुकी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, अब देखिएगा आप, अब जो पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो ये बीच वाला हिस्सा है, जो अगर इस अर्थ को मैं ऐसे, ये गोला है, अगर इसको ऐसे ब्रेक करूं तो जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ऐसे अगर डिवाइड करूं तो ये क्या, इक्वेटर, ठीक है। क्या कहलाता है ये, इक्वेटर। टॉरिड जोन में होती है, पर सऊदी अरेबिया और साउथ सुडान में बहुत सारे डेजर्ट हैं, ऐसे क्यों। तो टॉरिड जोन में तो अभिषेक जी 119 देश हैं बेटा। कितने देश हैं, 119, 119 देश हैं। तो वहां पर डेजर्ट होने के पीछे तो एक रीजन है। अब आप कहोगे डेजर्ट के पीछे क्या रीजन है। आपने देखा होगा समुद्रों में करंट होती हैं, लहरें होती हैं, जलधाराएं बोलते हैं, जलधाराएं। तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके वेस्टर्न पार्ट पर, जिन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर, पश्चिमी हिस्से पर ध्यान देना, जिन महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से पर, ये क्वेश्चन का जवाब मैं अभिषेक जी का दे रहा हूं, जिन महाद्वीपों के, ध्यान देना, वापस रिकॉल करा रहा हूं, जिन महाद्वीपों के पश्चिम में शीत धाराएं बहती हैं, कोल्ड करंट बहती हैं, वहां पर क्या होता है, डेजर्ट होता है। क्या होता है, डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहां बरसात कम पड़ती है। इसके पीछे रीजन आगे आएगा। तो टॉरिड जोन में तो 119 देश हैं। अगर 10-5 देशों में समस्याएं भी हैं तो इसके अलावा तो बहुत सारी कंट्री हैं। क्लियर हुई बात ये। तो ये सारा मैटर आप लोगों को समझना होगा। चलिए, ये सब कुछ होने के बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये सारा खेल अगर ये आपको थोड़ा समझ में आया हो तो अब मैं बता देता हूं। जो ये वाली लाइन होती है लंबी लंबी, जो पृथ्वी को ऐसे ऐसे खींची जाती हैं, पृथ्वी के ऐसे खींची जाती हैं, समझ रहे हो ना। जो पृथ्वी के ऐसे खींची जाती हैं इनको देशांतर, और जो ऐसे खींची जाती है मतलब एक ऐसे,
ऐसे जो खींची जाती हैं इनको क्या कहते हो आप? लैटिट्यूड लाइन। मैटर क्लियर हो गया? चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात पूरी होने के बाद तो हम वापस उस टॉपिक पे पहुंचते हैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था। फिर आप लोगों को बताया था इंडिया का लोकेशन ग्लोब पर कहां पर है। इंडिया का लोकेशन ग्लोब पर कहां पर है? जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर आप देखोगे इंडिया यहां पर है। आप देख रहे हो जहां मेरा हाथ है, इंडिया यहां पर है। ठीक, अब यहां मैप पे आप देखोगे, जैसे मैं यहां पर ग्लोब पे दिखाऊंगा तो आपको शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इंडिया कौन से गोलार्ध में है? नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद लैटिट्यूड लाइन कंप्लीट हो गई थी। सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे। सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन, कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं। उनमें एक देशांतर रेखा थी जिसका नाम था क्या? इक्वेटर। क्या नाम था? इक्वेटर। देखो लाइन क्या लिखा है? इक्वेटर। कितने कंट्री से पास होता है? 13। भूमध्य रेखा कितने देशों से पास होती है? 13। अब आप कहोगे सर कहां कहां से होती है, थोड़ा सा ये तो बता दो, थोड़ा सा ये समझा तो दो। तो जिनके पास मैप होगा स्टूडेंट्स के पास, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। और जो 8वां नया नया जन्मा महाद्वीप है उसका नाम जीलैंडिया है। क्या नाम है? जीलैंडिया। जीलैंडिया कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जीलैंडिया है। जैसे अगर आपके पास मैप हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं। ये आपके सामने पूरा का पूरा मैप ओपन है, और अगर आपके पास ये होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो थोड़ा सा मैं आइडिया यहां दे देता हूं। देखिएगा, जो ये वाला कॉन्टिनेंट है, अगर मैप में देख रहे हो आप, ये तो 0 डिग्री वाली बात आ गई। 0 डिग्री इसको क्या बोलते हो? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इसी को तो आप इक्वेटर बोल रहे हो। तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है, इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है, कितने महाद्वीपों से पास होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, अगर मैं इधर से इक्वेटर ये खींच रहा हूं, ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, यहां से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया इस लाइन को, और आप देखिएगा कितने कॉन्टिनेंट से गुजरता है। कॉन्टिनेंट तो आप आसानी से बता ही सकते हो कि सर भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीपों से? 3। पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूं। सबसे पहले क्या आएगा? साउथ अमेरिका, ये लिखते रहना, दक्षिण अमेरिका, हां साउथ अमेरिका। सेकंड क्या आएगा? अफ्रीका। और जो थर्ड रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? एशिया। मैं वापस रिकॉल करा देता हूं। देखो मैप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भूमध्य रेखा के बारे में बात चल रही थी कि सर भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से, तो यहां महाद्वीप चौथा भी है, और चौथे महाद्वीप का नाम है ओशनिया। पहले केवल मैंने देशों की बात की थी, लेकिन अब मैं ऑस्ट्रेलिया के कंट्रीज की भी यहां बात करूंगा। ओशिनिया, क्योंकि अब आपको बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं मैप पे। अगर मैप आपके पास होगा, खुला होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हो। भूमध्य रेखा कितने कॉन्टिनेंट से पास होती है? 4 से बताऊंगा अब मैं। आप कहोगे सर ओशनिया क्या है? ओशनिया क्या है? ओशनिया, ओशनिया, ओशनिया में क्या क्या कंट्री आता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहीं पर जब आप मैप को देखोगे तो आपको बहुत सारे कंट्री दिखेंगे। किरिबाती, किरिबाती, ये सारे कंट्री किधर दिखते हैं आपको? देखो पहला कॉन्टिनेंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा एशिया, एंड चौथा यहां पर ये वाला, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हैं ये। अगर मैप में देख रहे होंगे आप, अगर आप ये मैप एटलस देखोगे, ये वाला एटलस, तो इस पे आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। ये वाला एटलस देखो, आपको पृथ्वी दिख रही है इस पे, पूरी पृथ्वी। तो अगर ये एटलस होगा तो इसमें आप लोगों को समझ में आएगी कहानी, थोड़ा थोड़ा ही सही। एक बार आपके माइंड में मैप बन जाए तो बड़ा आसानी होगा। तो कितने महाद्वीपों से गुजरता है? 4 महाद्वीपों से गुजरती है। 4 महाद्वीप हो गए, कौन कौन से? भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? 4 महाद्वीपों से गुजरती है।
फर्स्ट का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। सेकंड का नाम क्या है? अफ्रीका। नेक्स्ट का नाम क्या है? एशिया। और लास्ट क्या है? ओशिनिया। ओशिनिया, ओशिनिया में ही कंट्री ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर न्यूजीलैंड। क्लियर है? अब आप कहोगे सर इन कंट्रीज के नाम और बता दीजिएगा। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? साउथ अमेरिका में, अब देखो ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में पहला देश कौन सा होगा? जल्दी देखिएगा। साउथ अमेरिका में जो फर्स्ट कंट्री होगा वो इक्वेडोर। ये कौन सा देश है? ये जो मैप पे आप देख रहे हो ये इक्वेडोर है। कौन सा कंट्री है? इक्वेडोर। इक्वेडोर के बाद जो सेकंड कंट्री आता है कोलंबिया। देखो ये वाला हिस्सा, जो ये वाला देश है ये कोलंबिया है, तो कोलंबिया से भी जाता है, कोलंबिया से भी जाता है। नेक्स्ट जो कंट्री है यहां पर, नेक्स्ट जो कंट्री ब्राजील। अब देखो इसके बाद ये ब्राजील है, ये सारा ब्राजील है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये क्या है? ये ब्राजील है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका में कितने देश हो गए? 3 देश हो गए। फर्स्ट वन कौन? इक्वेडोर। सेकंड कौन? कोलंबिया। थर्ड कौन? ब्राजील। ये लोकेशन लिखते रहना। सर भूमध्य रेखा कितने देशों को टच करके जाती है? आप याद रखना, जो भूमध्य रेखा है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि बताइए भूमध्य रेखा कितने देशों को टच करती है और कितने देशों को काटती है, तो 2 देशों को ये टच करती है। कितने देशों को? 2 देशों को टच करती है। ठीक, चलिए आगे बात। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि सर भूमध्य रेखा क्या टच करती है, काटती है, तो आप लोगों को एक बात जरूर याद रखना है, ये 13 कंट्री हैं, 13 देशों को भूमध्य रेखा काटती है, इनमें से किसी को टच नहीं करती, बट कर्क रेखा 2 देशों को टच करती है। कर्क रेखा 2 देशों को टच करती है। भूमध्य रेखा के बारे में ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ना हमें, भूमध्य रेखा के बारे में ऐसा कोई पॉइंट हमें नहीं पढ़ना। भूमध्य का मतलब समझ गए आप। अब अफ्रीका के देश, अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? अफ्रीका में जो सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, अफ्रीका का जो पहला देश होगा इधर से जो फर्स्ट कंट्री है इसका नाम है साओ तोमे। साओ तोमे ऊपर भी लिखा है, देखिएगा, अफ्रीका का देश साओ टोमे, साओ टोमे प्रिंसिप, ये पूरा कंट्री का नाम है साओ टोमे प्रिंसिप। बड़ा छोटा सा देश दिखेगा मैप में, जब आप देखोगे तो पहला कंट्री अफ्रीका का कौन सा पड़ेगा? साओ टोमे। याद आया? साओ टोमे प्रिंसिप, जिसकी कैपिटल साओ टोमे है, जिसकी कैपिटल साओ टोमे है। इसके बाद गैबोन, क्या आएगा? गैबोन आएगा। गैबोन के बाद आएगा रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। नेक्स्ट आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। नेक्स्ट युगांडा, नेक्स्ट केनिया और लास्ट सोमालिया। लास्ट क्या है? सोमालिया। सोमालिया को समुद्री लुटेरों का देश कहते हैं, समुद्री लुटेरों का देश। सवाल पूछा जाए जो समुद्री लुटेरे हैं वो कौन से देश से ताल्लुकात रखते थे? समुद्री लुटेरे। बहुत गरीब देश है। अब देखिएगा मैप में जब आप सोमालिया को देखोगे, सोमालिया मैप में दिखाता हूं मैं आपको सोमालिया की कहानी। यह है सोमालिया। देखिए यहां पर है ये सोमालिया, ये ठीक है, सोमालिया है, तो सोमालिया से भी गुजरता है, इसी को समुद्री लुटेरे का देश कहते हैं। और ये जो सोमालिया है ये क्या करता है, इधर से, अब जैसे भारत से किसी को यूरोप में जाना है, भारत से किसी को यूरोप में जाना है, तो भारत से यूरोप कैसे जाएगा कैंडिडेट? ऐसे जाएगा, ऐसे, इस सागर से। इसका नाम है, यहां पर अगर आप देखोगे, रेड सी, लाल सागर। कौन सा सी है? रेड सी। रेड सी से होते हुए इधर को स्वेज कैनल है, ये स्वेज कैनल्स के बाद ये मेडिटेरियन सी आ जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से फिर इधर एंट्री लेते हुए ऐसे ऐसे पहुंचता है। और जो ये है जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ट्रीटी, जिब्राल्टर संधि। अब जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर किन किन के बीच में है? आप लोगों को याद रखना है, मोरक्को और स्पेन के बीच में, मोरक्को और स्पेन के बीच में एक वाटरवे है, समुद्री रास्ता है जो 2 सागरों को, एक सागर और एक महासागर को जोड़ता है, मेडिटेरियन सी
और अटलांटिक सी को जोड़ने वाली जो जल संधि है, स्ट्रेट है, उसको क्या बोलते हैं? चैनल को क्या बोलते हैं? उस चैनल का नाम है जिब्राल्टर चैनल, जिब्राल्टर चैनल। ठीक, तो यहां पर आप लोगों को इतनी बात याद रखनी है। तो अफ्रीका के कितने देश हो गए? मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर चैनल है। कौन सा चैनल है? जिब्राल्टर। शायद समझ में आया होगा आपको ये। अगर ये क्लियर है तो भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों में साउथ अमेरिका में कितने देश हैं? 3 देश हैं। सर वेबसाइट के लिंक सेंड कर दो, मेरे फोन रिसेट हो गया है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अफ्रीका। अब अफ्रीका में कितने देशों से होकर गुजरती है? अफ्रीका के सारे देश हमने लिख लिए, ऊपर लिखे हैं नोट्स में, आप देख लेना। अफ्रीका के बाद कहां पर पहुंचता है ये? एशिया। अब एशिया में कौन कौन से देश हैं? एशिया में आप देखिएगा ऊपर देश लिखा है मालदीव, इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया। अब मालदीव और इंडोनेशिया कहां पर है? ये मालदीव देखो, अब ये है मालदीव, यहां पर ये मालदीव, और ये है क्षेत्र इंडोनेशिया का। ये क्षेत्र किसका है? इंडोनेशिया का है। तो एशिया के कितने देशों से? 2 देशों से। हां देवराज, देवराज मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन इनको कनेक्ट करती है भैया, सही है। आगे मैं कुछ और अच्छे मैप लेके आऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अभी तो ये छोटा डेटा है, अब इसी को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में अच्छे मैप से, जिससे कि आपको विजिबिलिटी और क्लियरिटी समझ में आ जाए। अगर आपके पास मैप भी नहीं होगा तो आपको तकलीफ ना हो, ऐसे मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहां पर सोमालिया क्लियर हो गया। अब आप कहोगे कि सर ओसनिया का कौन सा कंट्री है? ओसनिया, तो देखो ओसनिया का एक कंट्री है क्रीबाती। क्या नाम है? क्रीबाती। क्रीबाती एक कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम है तरावा। जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? तरावा। यह है क्रीबाती, यहां पर क्रीबाती, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल का नाम है तरावा। तो ओसनिया के एक कंट्री से होकर गुजरती है, जिस कंट्री का, ये परीक्षा में देखो कहां कहां पूछा गया है। आईएएस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश मेंस में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया, यूपी पुलिस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में 2012 में। किसके बारे में? क्रीबाती। देखो क्रीबाती कितनी बार सवाल पूछा गया है, क्रीबाती। तो इसको अपने माइंड में याद रखना। क्रीबाती कहां पर है? क्रीबाती ओसनिया का एक कंट्री है। क्रीबाती ओसनिया का एक कंट्री है जिसकी कैपिटल का नाम है तरावा। जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? तरावा। ओसनिया में एक कंट्री है यारेन या नोरू। नोरू, नोरू की कैपिटल यारेन, वो थोड़ा नीचे है, क्रीबाती से थोड़ा नीचे है। बहुत सारे कंट्री हैं ओसनिया में। तवालू भी इसी में एक देश है, वनातू भी, फिजी सुना होगा, फिजी, समोआ एपिया, मेगो पेगो, तो बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन आपको केवल इतने याद रखने हैं। सर मालदीव का बता दीजिए, मालदीव कहां पर है? हां मालदीव समझिएगा। अब मैं यहां पर आपको मालदीव की लोकेशन वापस बता देता हूं, मालदीव की लोकेशन वापस बता देता हूं। मालदीव देखिए, अब ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा बताई मैंने आपको। तो मालदीव भी बहुत सारे आइलैंड का एक कंट्री है। आइलैंड ही तो है मालदीव पे। अगर ये आइलैंड है तो इससे भी गुजरती है कौन? भूमध्य रेखा। और मालदीव कहां पर है? एशिया में। मालदीव कहां पर है? एशिया में। जिसकी कैपिटल का नाम क्या? माले। जिसकी करेंसी क्या है? रुपया। क्लियर हो गया? मालदीव, ये मालदीव है, समझ में आया? मालदीव, मालदीव कहां पर आता है? एशिया में आता है। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए। कोई डाउट? और भी मैं थोड़ा सा आपको मैप अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, लोकेशन आपको क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। आज तो इसको बस आप लिखते चलिएगा। कोशिश मैं कर रहा हूं, मैंने आपसे इसी वजह से कहा था कि आप अपने पास मैप रखिएगा, तो आपको सारे कंट्री दिख जाएंगे, सारे कंट्री दिख जाएंगे। तो भूमध्य रेखा के बारे में बात क्लियर हो गई। चलो भूमध्य रेखा के बारे में अगर बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब भूमध्य रेखा के बारे में अगर बात हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं, मैप में आपको क्लियर हो गया। आपसे सीडीएस में क्या सवाल बनता है? भूमध्य रेखा में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कंट्री का सीक्वेंस बताइए, कौन कौन से कंट्रीज पर पड़ते हैं। तो आप लोगों को सीडीएस और एनडीए में या पीसीएस और आईएएस में ऐसे जवाब देने पड़ते हैं। इस वजह से इस डेटा को आपको ठीक तरीके से देखना होगा।
क्लियर है। और मैपिंग तो आज एसएससी तो एक ऐसा कंपटीशन है, उसमें कुछ भी आ जाता है। कभी कभी तो एसएससी में ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो आईएएस में भी नहीं आते। तो ये ध्यान देना है आपको, एसएससी का कंसेप्ट कुछ अलग ही होता है, और सीडीएस और एनडीए के तो ये सवाल ये हैं, आने आने होते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये क्लियर है सारी बात। भूमध्य रेखा पर 13 देशों से गुजरती है। 13 के 13 कंट्री आपके माइंड में आ गए? प्लीज मुझे बताएं, जल्दी बताएं। चलो सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कर्क रेखा। कर्क रेखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल तो बनना ही बनना है, सभी कंपटीशन में आएगा यहां से सवाल। कर्क रेखा हर कंपटीशन में यहां से सवाल बनता ही बनता है। कर्क रेखा से, कर्क रेखा से हर कंपटीशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? क्योंकि कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। आपको बस ऐसी समझ में आने लगेगा तो कोई टेंशन नहीं है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? कर्क रेखा के बारे में मैटर तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब सवाल है कि सर कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरती है, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। भारत के 8 स्टेट से पास होती है, लेकिन दुनिया के कितने कॉन्टिनेंट से पास होती है, पहले तो सवाल यह है दुनिया के कितने कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो अब यह सारा कुछ हमें समझने के लिए थोड़ा सा मैप पे वापस चलना होगा कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा आप मैप पे पहले देखिएगा, जो आपके पास मैप है उस मैप में आप सभी इस कर्क रेखा को समझिए कहां पर है, कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है, फिर ये देखते हैं। देखिए जो कर्क रेखा है, अगर ये अर्थ है भाई, ये भूमध्य रेखा थी, कर्क रेखा ये है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर। तो सवाल है कि ये कितने देश महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 3 महाद्वीपों के नाम क्या हैं? 3 कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या हैं? सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका, और नेक्स्ट है एशिया। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है कौन? लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है। क्लियर है? लाइन ऑफ कैंसर कितने कंट्री से पास होती है ये तो हम पढ़ेंगे ही, बट उससे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इतने महादेशों से गुजरती है, मींस कॉन्टिनेंट से यह गुजरती है। अब नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं? इसमें 2 देश हैं। नॉर्थ अमेरिका के कितने देश हैं? 2 देश हैं। क्लियर है? अफ्रीका के कितने हैं? अफ्रीका के 8 देश हैं। एशिया के कितने हैं? 9 देश हैं। एशिया के कितने हैं? 9 देश हैं। तो 2 8 9 याद रखना, 2 8 9। अब आप कहोगे कि सर पहले तो आपने 18 लिखाए थे, अब ये इतने सारे कैसे हो गए? मतलब 19 देश हो गए। कितने कंट्री हो गए? 19 कंट्री हो गए। उत्तर प्रदेश मेंस 2005 में भी पूछा गया, और लाइनों की झड़ी लगी हुई है यहां से सवालों की, तो ये सभी को पढ़ना है। सीटेट, यूपीटेट, सीटेट सबको, अध्यापक, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, उत्तर प्रदेश दरोगा, सबको पढ़ना भैया डेटा। उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं, अफ्रीका के 8 देश और एशिया के 9 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आप कहोगे सर पहले तो आपने 1 8 9 लिखाया था, मैंने क्या लिखाया था, लेकिन अब मैं नॉर्थ अमेरिका का वो भी देश लिखाऊंगा जिसका पानी भी इससे टच होता है, जिसका कोई आइलैंड भी इससे टच हो जाता है, मैं उनका भी नाम लिखाऊंगा। अब आप कहोगे सर नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? तो नॉर्थ अमेरिका का एक देश है मैक्सिको और दूसरा देश है बहमास, बहामास। अब आप कहोगे सर ये बहमास है कहां पर? आप मैप में देखिएगा। अब मैप में चलते हैं, मैप की कहानी पे वापस चलते हैं। देखिएगा ये है कर्क रेखा, इसको आप कर्क रेखा बोलते हैं। ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, लाइन ऑफ कैंसर है ये। तो सबसे पहले नॉर्थ, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका ऊपर, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में ये वाला कंट्री कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका में जो ये वाला कंट्री है, इस कंट्री का नाम क्या है? मैक्सिको। क्या नाम है इसका? मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। पेन का कलर चेंज करके देखता हूं, अगर हो जाए तो। नहीं, कलर तो यही रहेगा शायद। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है?
इसका नाम मैक्सिको। मैक्सिको के बाद फिर ये वाला है, ये वाला देश, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बहमास। बहमास, BAHAMAS, बहमास। बहमास की कैपिटल क्या है? देखो मैक्सिको की कैपिटल तो मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी लिखते रहना। मैं वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का पहला देश है मैक्सिको, और मैक्सिको की कैपिटल का नाम है मैक्सिको सिटी। दूसरा कंट्री है बहमास। बहमास की कैपिटल है नसाउ। नसाउ, बहमास की कैपिटल है नसाउ। क्लियर है? नसाउ। फिर इसके बाद ये पहुंच जाती है अफ्रीका में। इसके बाद कहां पहुंच जाती है? अफ्रीका में। अब अफ्रीका में देखो पहला देश ये दिख रहा है, ये वाला, ये फर्स्ट कंट्री आपको दिख रहा है। इस कंट्री का नाम क्या है? वेस्टर्न सहारा, पश्चिम सहारा। वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा की कैपिटल का नाम क्या है? ला आयून। ला आयून, ला आयून। क्लियर है? ला आयून, ये भी आपने लिख लिया होगा। इसके बाद सेकंड कंट्री में जो ये एंट्री लेती है उसका नाम है मरूतानिया। क्या नाम है? मरूतानिया। मरूतानिया। और मरूतानिया की कैपिटल का नाम है क्या? नुआकशोट। नुआकशोट, नुआक। वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा की कैपिटल ला आयन, ला आयून बोलते हैं, ला आयून लिखते रहना। उसके बाद मरूतानिया, मरूतानिया की कैपिटल का नाम नुआकशोट। नुआकशोट, SHOTT, नुआकशोट। उसके बाद पहुंचती है ये माली। कहां पर? माली। ये रहा माली, यहां पर ये माली है, ये माली है। ठीक है? और माली के बाद ये, माली की कैपिटल क्या है? अगर माली की कैपिटल आपसे पूछे तो बमाको। हां, ये कर्क रेखा वाली कैपिटल याद रखनी है। लाइन ऑफ कैंसर पे जो कंट्री हैं उनकी याद रखनी है। माली की कैपिटल, माली की कैपिटल है बमाको, BAMAKO, बमाको। फिर ऊपर है ये अल्जीरिया, ये अल्जीरिया, अल्जीरिया। अब अल्जीरिया से भी देखो पास होती है। अब अल्जीरिया की कैपिटल, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि सर अल्जीरिया की कैपिटल बताओ, तो क्या बताएंगे आप? अल्जीरियस। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। फिर इसके बाद कहां पर एंट्री लेती है ये? लीबिया में। कहां पर? लीबिया, ये लीबिया है, ये लीबिया। कहां पर आ गई? लीबिया में। ये समझ पा रहे हो आप? लीबिया। लीबिया की कैपिटल का नाम ट्रिपोली। लीबिया की कैपिटल का नाम ट्रिपोली, TRIPOLI। कैपिटल ये मैप में ही दिख जाएंगी आपको। जब आप अपने पास मैप रखोगे ना, तो मैप में कैपिटल के लिए ऐसा स्टार लगा रहता है, तो वो कैपिटल है भैया, है ना। मैं इंडिया के मैप में भी समझाऊंगा आपको, वर्ल्ड के मैप में अभी तो ये क्लियर नहीं है मैप। आपके पास अगर मैप होगा तो आप ये सब कुछ देखोगे। ठीक, तो मैंने किसकी कैपिटल बताई? लीबिया। लीबिया की कैपिटल का नाम ट्रिपोली। समझ में आया ये? क्लियर है? और वहीं पर दो कंट्री, एक का नाम नाइजर। देखो लीबिया, एक तो ये नाइजर है, ये वाला नाइजर, ये वाला नाइजर। अब देखो नाइजर, और एक का नाम है ये चैड। देख रहे होंगे, नाइजर और चैड से ये पास होती है, टच करती है। नाइजर और चैड को क्या करती है? टच करती है। देख रहे हो, ये नाइजर और ये चैड, नाइजर और चैड को ये टच करती है, नाइजर। हां, अगर मैप आपके पास होगा तो पंकज जी आपको जरूर दिखेगा। लीबिया के जस्ट नीचे, लीबिया के जस्ट नीचे दो देश दिखे होंगे, एक का नाम नाइजर है, एक का नाम चैड, CHAD, चैड। लीबिया के जस्ट नीचे दो कंट्री हैं, एक का नाम नाइजर है, एक का नाम चैड है, जो कर्क रेखा को, लाइन ऑफ कैंसर को टच करती है। सवाल पूछा जाता है अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो लाइन ऑफ कैंसर को क्या करते हैं? टच करते हैं। टच का मतलब स्पर्श करते हैं। अफ्रीका के वह दो देश बताओ जो कर्क रेखा को केवल स्पर्श करते हैं, तो उनका नाम क्या बताएंगे? नाइजर और चैड। नाइजर और चैड। नाइजर, NIGER। नाइजर की कैपिटल का नाम है नियामे। नियामे, नियामे। नाइजर की कैपिटल का नाम क्या है? नियामे।
निआमे। और चैड, चैड की कैपिटल का नाम क्या है? चैड की कैपिटल का नाम है एनजामेना। एनजामेना, एनजामेना। देखो ये मैप की क्लास है तो मैप के बिना काम नहीं चलेगा भैया। अगर मैप आपके दिमाग में आ गया ना तो विजुलाइज इतना बेहतर हो जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं भी दिखाऊंगा आपको ये। अगर ये लिख रहे हो ना तो अगर मैप आपके सामने खुला है तो मैप की लोकेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। मैप पे लोकेशन आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाइजर, लीबिया के जस्ट नीचे दो देश है नाइजर और चैड, इनको ये टच करती है। लीबिया के बाद नेक्स्ट कंट्री में जो ये एंट्री लेती है उसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट कंट्री का नाम क्या है? इजिप्ट। ये सूडान के ऊपर देखोगे इजिप्ट, ये वाला इजिप्ट है, ये वाला इजिप्ट है, इजिप्ट। मिस्र, इसको नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान, क्योंकि नील नदी के कारण ही, वैसे तो इजिप्ट सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है बट यहां नील नदी बहती है इजिप्ट में। नील नदी के कारण यहां पर क्या है? खेती भी होती है। ठीक है, नील नदी का वरदान, इसी वजह से इसको इजिप्ट को कहते हैं इजिप्ट, या इसी का नाम है मिस्र। और इजिप्ट की कैपिटल का नाम क्या? काहिरा। इजिप्ट की कैपिटल का नाम क्या है? काहिरा। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा। क्लियर हो गया? और इस तरीके से कितने कंट्री हो गए? ये आपने देखे होंगे 8 कंट्री हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? सबसे पहले वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के बाद आपने देखा मुरुतानिया। 8 देश हो गए ना, तो 8 देशों से ये होकर गुजरती है। भैया अगर जो मैप देख रहा होगा उसे समझ में आएगा, नहीं तो क्लास बोर लगेगी आप सबको। मैं तो आपको बता रहा हूं, नहीं तो रट लो। रटने का नाम यही है। वेस्टर्न सहारा में मैंने एक साइड से बता दिया, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में अब देखो, आंख बंद कर एक बार वापस बता देता हूं, फिर आंख बंद करके करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बहमास, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। फिर उसके बाद अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका में पहला कंट्री क्या बनेगा? वेस्टर्न सहारा। अफ्रीका में पहला कंट्री का नाम क्या है? वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा को क्रॉस करते ही, वेस्टर्न सहारा को जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा? मुरुतानिया। वेस्टर्न सहारा के बाद मुरुतानिया, मुरुतानिया के बाद माली, मुरुतानिया के बाद माली, और माली के बाद क्या आएगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद लीबिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के नीचे नाइजर और चैड, नाइजर और चैड, लीबिया के नीचे नाइजर और चैड, और लीबिया के ईस्ट में, लीबिया के ईस्ट में इजिप्ट। इजिप्ट नहीं भैया, मैं शिवानी अफ्रीका के देश बता रहा हूं। अफ्रीका के 8 देश हो गए, बस इतनी बात याद रखिए। उसके बाद आ जाओ एशिया। उसके बाद एशिया में आ जाते हैं। अब एशिया के रट लेना अपने दिमाग में, सभी हर कैंडिडेट को रटना है। एशिया में पहला कंट्री, जब पहले एशिया में एंट्री लेगी तो सबसे पहले किस में एंट्री लेगी? ये सऊदी अरब में। किस में? सऊदी अरब। और सऊदी अरब की कैपिटल तो आप सभी को पता है, रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, RIYADH। सऊदी अरब, रियाद। ये रहा सऊदी अरब, आप देख रहे हो, ये है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब है, ये वाला। ठीक है, सऊदी अरब के बाद ये छोटा सा देश है, ये वाला ओमान। सऊदी अरब के बाद ओमान। ओमान की कैपिटल मस्कट। ओमान की कैपिटल मस्कट। ओमान की कैपिटल देखो, फिर से वापस बता देता हूं। सऊदी अरब के बाद आएगा UAE, सऊदी अरब के बाद UAE, और UAE के बाद आएगा ओमान। लिख देता हूं, पहले सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद आएगा, पहले तो आएगा सऊदी अरब, फिर इसके बाद आएगा सऊदी अरब के बाद ओमान, UAE। सऊदी अरब के बाद क्या आ रहा है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद आएगा ओमान। ओमान के बाद
ओमान के बाद इंडिया, ये वेस्ट टू ईस्ट बता रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस। कर्क रेखा पर जितने हैं पिंकी, जितने कर्क रेखा पर, उनको याद रखना। इंडिया के बाद आप समझते हो, इंडिया के बाद क्या आएगा भाई? बांग्लादेश। इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद, अब म्यांमार के बाद आप समझते हो चाइना, चाइना के बाद हनोई, और उसके बाद ताइवान। ताइवान मैप में देख रहे हो आप? यहां पर एक बात जरूर याद रखना, सऊदी अरब को, यूएई को, ओमान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, चाइना को काटती है और हनोई को स्पर्श करती है, टच करती है, टच, और ताइवान को भी काटती है। तो कितने कंट्री हो गए? मैप में हनोई। अब आपको कि सर मैप में हनोई कहां है? म्यांमार के बाद जब ईस्ट में चलोगे, तो चाइना के म्यांमार के बाद जैसे चलोगे तो वहां हनोई दिखेगा, म्यांमार के जस्ट बाद ईस्ट में, म्यांमार के ईस्ट में देखोगे। अब मैं दिखा देता हूं मैप में दिखा देता हूं। ये है हनोई, ये हनोई, ये वाला हनोई है, ये क्लियर है? हनोई, समझ में आ गया? और फिर ये ताइवान, और फिर चली जाती है। हनोई समझ में आया? हनोई ये रहा यहां पर, हनोई म्यांमार के जस्ट ईस्ट में देखना, म्यांमार के ईस्ट में देखना। अब आप कहोगे सर यूएई नहीं दिख रहा मैप में, सऊदी अरब के ईस्ट में देखना। सोनिया रानी, सऊदी अरब के ईस्ट में छोटा सा देश यूएई, दिख गया? यूएई, कलर देख लेना। और कभी कभी क्या होता है, मैप पे नाम नहीं लिखा रहता, संख्या लिखी रहती है, संख्या जैसे 10 या 15 या 20, तो उसके नीचे लिखा होगा, क्योंकि वहां मैप पे लिखने की जगह नहीं मिली उसे, इस वजह से उसने उस मैप के नीचे लिख दिया कि 36वें नंबर पर ये देखना। अगर मैप में आपको 35 दिख रहा हो, कहीं पर 35 है, कहीं पर कुछ दिखेगा, तो 35वें नंबर पर यूएई दिखेगा, 35। क्लियर हो गया? हां, कोई डाउट जल्दी बताएं। कोई डाउट तो नहीं है? वियतनाम, चलो बहुत बढ़िया, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट था। अब ऊपर मैंने सारे कंट्री लिख रखे थे, यहां से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। भूमध्य रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इसमें अमेंड कर लेना, जो चीज देश नहीं आए थे इसमें अमेंड कर लेना। ये मैप चल ही रहा है आपका। कर्क रेखा तथा भारत, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कर्क रेखा तथा भारत। अच्छा, भारत से गुजरती है तो भारत के किसी ना किसी राज्य से भी गुजरेगी,
भारत के किसी राज्य से भी तो गुजरेगी। तो पहले तो मैं भारत को दिखा देता हूं आपको। भारत को देखने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर चलना पड़ेगा। भारत को दिखा देता हूं जिससे कि आपको टेंशन ना हो, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपको, हमें तो समझ में नहीं आया। टेंशन मत लीजिए, मुझे आपको सब कुछ समझाना है, सारी चीजें आपको क्लियर करना है मुझे। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। इंडिया दिख गया? अगर ये इंडिया दिख गया हो तो अब यहां पर इंडिया के मैप में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले तो इसको चुपचाप देख लीजिएगा। अब इधर से आप देख रहे हो गुजरात, गुजरात से ये वाली है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, समझ गए ना, नॉर्थ। लोकेशन देख पा रहे हो? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लाइन ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया। लाइन ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो मैं दिखाऊंगा आज। जो सवाल परीक्षाओं में बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं वो भी दिखेगा। लाइन ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। वेस्ट टू ईस्ट ये सीक्वेंस है, कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेता, कभी कभी वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस के साथ पूछ लेता, तो आप लोगों को लोकेशन याद रखना है। पहले कौन सा स्टेट होगा? गुजरात। पहले कौन सा स्टेट होगा? गुजरात। ये गुजरात है, आप देख पा रहे हो, ये गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा सा राजस्थान में, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान, और फिर बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद फिर झारखंड में, फिर झारखंड के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहां? झारखंड, और झारखंड के बाद कहां? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद कहां? ये त्रिपुरा है, और ये क्या है? मिजोरम। तो नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 पे कौन आया? देखो, फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, सीक्वेंस के साथ याद रखना, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। क्लियर है? नेहा, जो कराची है वहां मैप पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो टच नहीं कर रहा, गुजरात का हिस्सा है वहां पर, वो डिस्प्यूटेड एरिया है जो आपको दिख रहा है मैप पे। सही है? शहर जब बोलूंगा कि कर्क रेखा के आसपास शहर, तब मैं वहां पर लिखाऊंगा उसे, सिटी बताऊंगा लोकेशन वाइज। पहले इसे समझिएगा, ये क्लियर याद हो गया? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलो बहुत बढ़िया। और आप लोगों को मैंने पहले भी एक ट्रिक लिखाया था, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा हो, मैंने क्या बताया था? मीरा, याद आ गया? मीरा जेसीबी पर बैठकर, सबको याद आ गया होगा, जीएमटी देखने गई, जीएमटी देखने गई। एमआई से क्या? मिजोरम, आरए से राजस्थान, जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, टी से त्रिपुरा। इन राज्यों से होकर गुजरती है क्या? लाइन ऑफ कैंसर, इंडिया के इन स्टेट से। इस लाइन से इधर, जो इस लाइन से इधर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाता है साउथ इंडिया। क्या कहलाता है? साउथ इंडिया। और जो इससे ऊपर वाला हिस्सा है, ये कहलाता है नॉर्थ इंडिया। ये क्या कहलाता है? नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया है। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया क्लियर है। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ये हिस्सा क्या कहलाता है? नॉर्थ और ईस्ट। सही है? और नीचे साउथ और ऊपर क्या? नॉर्थ। चलिए, अगर ये बात क्लियर हो गई हो आपको, अब इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब भारत का मैप देखिएगा, ये वाला मैप, ये इस मैप से तो आप सभी अवगत होंगे। पहले भी हमने मैप की, इंडिया के मैप को लर्न कराने के आपको तरीके बताए थे, ट्रिक्स बताई थी।
इस मैप से आपको जो सवाल बनते हैं उन पर बात कर लेते हैं। देखिए आप ये मैप, देखो बाप, लाइन ऑफ कैंसर मैंने क्या बताया था, कितने स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है। सर कौन कौन से स्टेट हैं ये, आप हमें बता दीजिएगा। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, भारत की पोजीशन में आपने यहां से देखा था, यहां से इस तरीके से गुजरात से, लास्ट में राजस्थान से ऐसे निकलते हुए फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड में एंट्री ली, ऐसी आप यहां पर आप इसे समझा दीजिएगा। आप ये समझ में आया? ठीक है, गुड। ऐसे होते हुए ये ऐसे जा रही है, ठीक। अब सवाल है कि सर ये 8 स्टेट से गुजर रही है, मैंने कहा बिल्कुल गुजर रही है। जब आपने इसको देख लिया तो अब लोकेशन में हमें देखना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा के नॉर्थ में और कर्क रेखा के साउथ में, कर्क रेखा के नॉर्थ में और कर्क रेखा के साउथ में कौन सा सिटी है, कौन सा नियर बाई सिटी है। तो वहां पर हमें परेशानी आ जाती है एकदम कि भाई ये कैसे पढ़े हम, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कहां पर ये गांधीनगर है, कहां पर भोपाल है, रांची कहां पर है, ठीक है, आइजोल कहां पर है, अगरतला कहां पर है, वेस्ट बंगाल की कुछ सिटी, राजस्थान की कुछ सिटी। तो अब हमें ये देखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसके ऊपर और इसके नीचे, आप ये समझते हुए चलना। अगर 23.5 डिग्री के ऊपर चलूंगा तो भाई 23, 23.5 है तो ऊपर 24, 25, 26 ऐसे चलेगा, नीचे चलूंगा तो 23.5 से कम आएगा। समझ गए ना मेरी बात, 23.5 डिग्री से नीचे कम होगा, ऊपर ज्यादा होगा। तो अब ये लोकेशन वाइज हमें ये सारा मैटर देखना है, क्योंकि जो वो क्लास है, इस क्लास के अंदर आप देखिएगा कर्क रेखा भारत से तो हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट मैटर था जो मैं बता रहा था आपको, कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक शहर, नियरेस्ट टाउन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नियरेस्ट टाउन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, धन्यवाद। ये समझिएगा, नियरेस्ट टाउन फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है, रांची। आप देख रहे हो, अगर आपको सवाल पूछता है कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर, बिल्कुल पहले नजदीक, फिर उससे थोड़ा दूर, फिर उससे थोड़ा दूर, ऐसे ऐसे ये समझिएगा। रांची कर्क रेखा के बिल्कुल जस्ट पास में है, रांची कर्क रेखा के जस्ट बिल्कुल पास में। देखिएगा आप, रांची, रांची ये रहा यहां पर, रांची देख रहे हो, ये कर्क रेखा है, देखो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो सवाल पूछा जाए रांची की लोकेशन क्या है, 23.34 डिग्री, ये रांची है। दूसरा शहर कौन सा है, दूसरा सिटी भोपाल, भोपाल कर्क रेखा के नॉर्थ में है। देखो इससे ऊपर जो है वो तो नॉर्थ है, इससे जो नीचे है वो साउथ है। तो भोपाल, भोपाल देखो इसके कहां है, नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, कर्क रेखा के साउथ में क्या है, भोपाल है। इसके बाद पूछता है कोई जबलपुर, तो जबलपुर कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर। अब जबलपुर की लोकेशन भी कहां है, जबलपुर ये रहा यहां पर, जबलपुर। तो जबलपुर कितने पर है, 23.11 डिग्री, सही है। तो मतलब इसके नीचे है, ये साउथ में है, थोड़ा और नीचे है, ठीक। फिर इसके बाद अंबिकापुर, अंबिकापुर कहां पर है, अंबिकापुर जानते हो छत्तीसगढ़ में। अब अंबिकापुर कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में आप इसकी लोकेशन को देखिएगा, भोपाल, कान्हा नेशनल, रांची, यहां पर हो गया ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, बांधवगढ़, जबलपुर। उसके बाद देखिएगा उज्जैन, उज्जैन कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अवंती का भी नाम था उज्जैन का। तो यहां पर भी आप ये सारी लोकेशन आप मैप में देखते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे अगरतला, अगरतला, अगरतला कहां पर है, त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। तो इस लाइन के कहां पर है ये,
इस लाइन के नॉर्थ में है। फिर पूछा जाता आइजोल या अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां पर है? अब गुजरात, अब देखो कर्क रेखा के कहां पर है? नीचे है, कर्क रेखा के यहां पर है। तो लोकेशन पूछता है ना, डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नियर बाय लोकेशन देखने आ, ठीक है। चलिए बस इसमें इतनी बात आप लोगों को लर्न करनी थी। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा बस। अब सब आर्कटिक सर्कल, सब आर्कटिक सर्कल किसको बोलते हैं? अगर ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है तो ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हो आप? सब आर्कटिक सर्कल। उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया से गुजरती है, या उत्तरी अमेरिका होगा, इसके बाद ये यूरोप और उसके बाद ये एशिया। सब आर्कटिक सर्कल कहां कहां से गुजरता है? आपसे कोई पूछता है सब आर्कटिक सर्कल, देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा समझ लीजिएगा। ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री नीचे है, ये साउथ ये नॉर्थ, क्लियर है। तो आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल ये है, इससे कितने महाद्वीपों से गुजरता है आर्कटिक सर्कल? 3 से। उनके नाम याद रखना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, बस इनके नाम याद रखने हैं। इसके बाद आप चलिएगा नीचे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में कुछ बताया है। नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल कहां पर है? ये नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है। नॉर्थ पोल किसको बोलते हैं? अगर ये मैप है, अगर ये मैप है जो ऊपर है, जो बिल्कुल ऊपर टॉप है, इस टॉप को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ पोल। और जो नीचे है, ये जो ये नीचे है, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको साउथ पोल। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नीचे है। तो जो नॉर्थ पोल है, इस उत्तरी ध्रुव, यहां 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, सेम यहां पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। नॉर्थ और साउथ पोल पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। क्लियर हुई बात यहां पर? अब सवाल है ध्रुवों पर दिन की अवधि सबसे लंबी, अर्थात सवाल पूछा जाता है सबसे बड़े दिन और रात कहां पर होती है? तो ध्रुवों पर होती है। कितने कितने महीने के? 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। यहां पर आपको याद रखना, नॉर्थ पोल पर अमेरिकी नौसैनिक इंजीनियर रॉबर्ट पीरे, यह सवाल पूछा गया परीक्षा में, सबसे पहले नॉर्थ पोल पर कौन पहुंचा था? रॉबर्ट पीरे। रॉबर्ट पीरे ये कहां से था? ये अमेरिका की नेवी का एक सैनिक था, जो कब पहुंचा था? 6 अप्रैल 1909 में पहुंचा था। 6 अप्रैल 1909 में उत्तरी ध्रुव पर कदम रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति, जिसका नाम था रॉबर्ट पीरे। बस इसमें इतनी बात याद रखनी है। उत्तरी ध्रुव हो गया। मकर रेखा, अब मकर रेखा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, नीचे वाली मकर रेखा थी वो 23.5 डिग्री, वो यहां से आप रट लेना जैसे मैंने समझाया, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बस यहां से एक बात याद रखना है, अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट। गुनिका मैंने बेटा लिखाया था अभी, नॉर्थ अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा एंड एशिया। पहले नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप और फिर एशिया। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो तीनों रेखाएं जिससे गुजरती हैं। तीन रेखाओं का मतलब क्या है? इक्वेटर, उसके ऊपर 23.5 डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसके नीचे 23.5 डिग्री क्या है? साउथ। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इकलौता एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसी वजह से भविष्य का, फ्यूचर का कॉन्टिनेंट क्या है? अफ्रीका है। अफ्रीका में बहुत सारी चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका अभी क्या करना है? दोहन, यूटिलाइजेशन करना है। इसी वजह से भविष्य का महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, क्योंकि और सब महाद्वीपों में से नेचुरल रिसोर्स को लोगों ने खींच लिया है, अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए उसका प्रयोग कर लिया है, केवल अफ्रीका बचा। इसी वजह से फ्यूचर कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। तो अफ्रीका के बारे में ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हो? ये फिर वर्ल्ड मैप में ये सारी लोकेशन आएगी। सब अंटार्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? सब अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अच्छा, सब अंटार्कटिक सर्कल में क्या क्या होता है? यह रेखा प्रशांत, द लाइन पासिस थ्रू पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। सवाल पूछा जाए, जो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, जो ये वाला है, ये बिल्कुल जो नीचे है, यहां वाला हिस्सा, बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको आप क्या बोलते हो? सब अंटार्कटिक सर्कल बोलते हो। यहां 3 महासागर मिलते हैं, आके 3 महासागर मिलते हैं। 3 महासागर कौन कौन से मिलते हैं? पैसिफिक ओशन यहां मिलता है, अटलांटिक ओशन यहां मिलता है और आर्कटिक। आप ये समझिएगा, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये समझिए,
यहां पर आपको क्लियर होगा। देखो जो ये एस आकार का ओशियन है, ये वाला एस, ये अटलांटिक ओशियन है। क्या है ये? अटलांटिक ओशियन। जो एस नाम का ऐसे दिख रहा है, एस ऐसे, ये अटलांटिक ओशियन है। और जो त्रिभुजाकार दिख रहा है ऐसे, त्रिभुजाकार एम आकार का, एम, ये इंडियन ओशियन है। क्या है ये? इंडियन ओशियन। क्लियर हो गया? जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा, और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला और ये वाला, इसको आप क्या कहेंगे? पैसिफिक ओशियन। क्या कहेंगे? पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये पीछे जाके ऐसे गोल बन जाएगा, ऐसे गोल बन जाएगा पीछे, पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक हो गया। ऊपर देखेंगे आप, सबसे ऊपर आर्कटिक ओशियन है। ऊपर क्या है? आर्कटिक ओशियन। ये क्या है? आर्कटिक ओशियन है ऊपर वाला। और नीचे क्या है? ये साउथ सी बोलते हैं, साउथ ओशियन, दक्षिण महासागर, या अंटार्कटिका। क्लियर है? सदर्न ओशियन लिखा है ना, सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। तो इस दक्षिण महासागर में कौन कौन से सागर में मिल रहे हैं? एक तो इंडियन ओशियन, एक अटलांटिक ओशियन, एक प्रशांत महासागर। इन सब का मिलन बिंदु क्या है? इन सब का मिलन बिंदु है कौन सा सागर? सदर्न सी, दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर, सदर्न सी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सदर्न सी। कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। जो यहां पर ये वाली लोकेशन है, ये इसके चारों तरफ तो ये क्या है? पानी है, इसके चारों तरफ पानी है। और जो बीच में है, ये बीच में है अंटार्कटिका, जिसको आइस डेजर्ट भी कहते हैं, जिसको आइस डेजर्ट भी कहते हैं। और जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, देखो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। सेकंड कौन सा है? अफ्रीका है। थर्ड नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका ये वाला, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बाद में जीलैंडिया। अगर 8 की बात करोगे तो 8 का सीक्वेंस ये याद रखना है। पहले एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड जीलैंडिया। एरिया वाइज सीक्वेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट है ये, एरिया वाइज सीक्वेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। पहले क्या आएगा? एशिया आएगा, देन अफ्रीका आएगा, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में जीलैंडिया, जीलैंडिया। अंटार्कटिका ये बर्फ का रेगिस्तान है। इस बर्फ के रेगिस्तान के जब बर्फ पिघलता रहता है तो चारों तरफ को क्या होगा? पानी बहेगा। और जो वो चारों तरफ जो पानी है उसको क्या कहेंगे? सदर्न सी कहेंगे, सदर्न सी कहेंगे। क्या कहेंगे? सदर्न सी। यस देवराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीलैंडिया इज द पार्ट ऑफ ओशिनिया। अभी तक तो ओशिनिया का पार्ट है, अभी तक तो ओशिनिया का पार्ट है, लेकिन जैसे ही ये रजिस्टर्ड होगा इसको मान्यता मिलेगी, तो 8वें महाद्वीप के नाम से इसको मान्यता मिलेगी। बस फाइनल इस पे रिकमेंडेशन तो हो गया है, बस मोहर लगनी बाकी है। तो 8वें महाद्वीप के तौर पर आप जीलैंडिया को जानने लगोगे। वर्तमान में जीलैंडिया पार्ट किसका? ओशिनिया का पार्ट है, बट कुछ दिनों के बाद ये अलग हो जाएगा। इसमें न्यूजीलैंड चला जाएगा, किबाती चला जाएगा, नकारो चला जाएगा, ये बहुत सारे नाम चले जाएंगे। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं कहानी पर। तो सब अंटार्कटिक सर्कल का मतलब समझ गए? बहुत बढ़िया। अब सवाल है सर दक्षिण ध्रुव, जो दक्षिण ध्रुव मैंने बताया था वहां पर, यहां पर क्या है, यहां पर होती क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, यहां लेबोरेटरी होती हैं। क्या होती हैं? लेबोरेटरी होती हैं। लेबोरेटरी का मतलब क्या है? लेबोरेटरी का मतलब है कि यहां पर प्रयोगशालाएं हैं, यहां पर दुनिया के बड़े बड़े देश अपने क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका पर कोई देश नहीं है, अंटार्कटिका पर कोई देश नहीं है। ये निर्जन महाद्वीप है। निर्जन का मतलब जहां इंसान नहीं रहते हैं, केवल प्रैक्टिकल करने के लिए लेबोरेटरी में लोग रहते हैं। आप देख रहे हो ट्रेन के डब्बे जैसे लगे हुए हैं पीछे, फ्लैग के पीछे ट्रेन के डब्बे की तरीके से कुछ लोकेशन आपको दिख रही है। फ्लैग के पीछे ट्रेन के डब्बों की तरीके से कुछ लोकेशन दिख रही होगी आपकी। सर कौन अप्रूव करेगा इसे नया कॉन्टिनेंट?
सर हाउ मेनी कंट्रीज आर इन जीलैंडिया? एक्चुअल खुशी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जीलैंड में न्यूजीलैंड कंसिडर किया जाएगा, तुवालू कंसिडर किया जाएगा, किबुतु, ये सब उस पर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था किरिबाती, नोरू, तुवालू, वनुआतू, न्यू कैलेंडिया, फिजी, सामोआ, इनको कंसिडर किया जाएगा और न्यूजीलैंड सबसे बड़ा देश होगा उसका। इनको अब सब कहोगे कि सर इनको कौन बताता है, इनको कौन बताता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो हमारी यूएनओ बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बहुत सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशंस ही इन सब के बारे में बताती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का एक संयुक्त पैनल बैठता है और पैनल ही फाइनल बताता है कि इसमें, इस कॉन्टिनेंट में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम कॉन्टिनेंट कह पाए या नहीं कह पाए। हां, जो बर्फ होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसके कारण यहां पर इसके ऊपर ओजोन होल हुआ है। अंटार्कटिका पर सबसे बड़ा ओजोन होल है, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन होल है। अगर आपसे कोई सवाल पूछते तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है, वो आगे में आएगा सवाल, उसको मैं वहां पर कंसिडर करूंगा और फिर मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब यहां पर सवाल पूछ लीजिए, देख लीजिएगा। सवाल है एमेंडशन। एमेंडशन कहां के थे? नॉर्वे के। एमेंडशन द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल। एमेंडशन पहले व्यक्ति थे जो कहां पर पहुंचे थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे सन 1911 में, सन 1911 में। क्लियर है? 1911 में। और जो यहां पर साउथ पोल पर भारत की जो लेबोरेटरी है, एक का नाम क्या है? साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम मैत्री। साउथ गंगोत्री लेबोरेटरी इंडिया की है, और मैत्री साउथ गंगोत्री और मैत्री इंडिया की क्या है? ये लेबोरेटरी है। यहां सबसे बड़ी लेबोरेटरी किसकी है? यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और रसिया की यहां सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। ठीक, यहीं पर सबसे कम टेम्परेचर रहता है कॉन्टिनेंट का, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेम जी, प्रेम जी, यूरोप में कुछ बुक्स आपको 48 देश बताएंगी, कुछ बुक 45 बताएंगी, कुछ 44 देश बताएंगी। 50 नहीं, या तो 48 दिखेंगी या 45 दिखेंगी या 44 दिखेंगी। सही है? ये मैंने तीनों ऑप्शन दे दिए हैं। कुछ बुक आपको 48 बताएंगी, कुछ 45 बताएंगी, कुछ 44 बताएंगी। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है? 44। आप लोगों को क्या याद रखना है? 44। जैसे एशिया में कुछ बुक आपको 47 कंट्री बताएंगी, कुछ 48 बताएंगी। सही है? कुछ 47 बताएंगी, कुछ 48 बताएंगी एशिया में। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्या कहानी है। दबंग देशों के सामने अच्छे अच्छे रोने लगते हैं। इस वजह से वर्ल्ड में गूगल जैसा प्लेटफॉर्म चाइना की दादागिरी के कारण डर जाता है, और जब वो दादागिरी के कारण डर जाता है तो वो ताइवान को भी चाइना का पार्ट दिखाने लगता है। जब आप मैप पे देखोगे तो मैप में एशिया के अंदर गूगल ने क्या किया हुआ है, वही गूगल जो कि हमारे घर तक का हमें मैप बता देता है, वो चाइना से इतना डरता है और भारत को इतनी आंख दिखाता है, भारत को कहता है कि मैं तो चेंज करने के लिए नहीं हूं तैयार पॉलिसी। चाइना के डंडे के नीचे आके वो कहता है कि चाइना जैसा तू कहेगा ऐसी करूंगा भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना इतना दबंग देश बन चुका है। गूगल जैसा प्लेटफॉर्म, ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म, बिंग जैसा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म चाइना की हुकूमत के नीचे कांपने लगते हैं, क्योंकि बिजनेस करना है इनको, कंपनी है ये। इस वजह से जब विकिपीडिया वगैरह देखते हो तो आप वहां अलग अलग चीजें देखते होंगे, कुछ कुछ दिखाते हैं, कुछ कुछ दिखाते हैं, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए, तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद ग्रेट सर्किल किसको बोलते हैं? ग्रेट सर्किल का मतलब कुछ और नहीं है। ग्रेट सर्किल का मतलब है अगर इस पृथ्वी को मैं बीच में से बिल्कुल बीचों बीच या तो नॉर्थ से साउथ ब्रेक एक पीस कर लूं, या
ऐसे बीच में से ऐसे काट दूं, या तो ऐसे काट लूं, इसको ऐसे काट दूं बीच में से, या इसको ऐसे बीच में से काट लूं। ठीक, जब बीचों बीच से काटूंगा तो ग्रेट सर्कल बनेगा, तो बीचों बीच से काटूंगा तो ग्रेट सर्कल बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद ग्रेट सर्कल के बाद ग्रेट, देखो ये सवाल पूछा गया है कहां पर, उत्तराखंड पीसीएस में 2003 में। स्मॉल सर्कल किसको कहते हैं? अब स्मॉल सर्कल का तो मतलब समझ गए होंगे, बीच में से ना काट के ऊपर से थोड़ा सा पीस काट दिया, जैसे ये दिख रहा है एग्जांपल, आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखा रखा है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली वह वृत्तीय रेखा जो इसे दो असमान भागों में, असमान का मतलब जानते हो, नॉट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल सर्कल बोलते हैं। अब देशांतर, देशांतर का मतलब आप समझ गए होंगे, देशांतर आपके सामने आ गया वर्ड ये। ठीक है, देशांतर का मतलब आप क्लियर समझ लीजिएगा, यहां पर देशांतर किसको कहते हैं? देशांतर रेखाएं। सम इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन पूरी हो गई, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पूरी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर माइंड में आया ही होगा, और जिनके पास मैप है उनको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम से मैप पे और थोड़ा अच्छी क्वालिटी के साथ काम करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीक में जब क्लास होगी तो मैप लेके बैठिएगा, मैप से फिर आपको समस्या नहीं आएगी। अगर ये अर्थ है, अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की एक लाइन ये बताई थी आपको, क्लियर है? जो इस तरीके की लाइन होती है, नॉर्थ से साउथ ऐसे होती हैं, जो ये वाली लाइंस होती हैं, जो ये लाइंस होती हैं, इनको आप क्या कहते हो? इनको आप क्या कहते हो? लॉन्गिट्यूड कहते हो, लॉन्गिट्यूड लाइन। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन क्या डिफाइन करती है? टाइम एंड प्लेस बोथ, टाइम एंड प्लेस बोथ, समय व स्थान दोनों बताती हैं, समय व स्थान, जो टाइम भी बताएं और प्लेस भी बताएं, ऐसी लाइन को क्या बोलते हो आप? लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हो, देशांतर रेखा बोलते हो। देशांतर, देशों के बीच में जो अंतर बताएं, देशों के बीच में अंतर का मतलब किस देश में कितना समय हो रहा है, उनको आप लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हो। जो क्या क्या बताती हैं? टाइम एंड प्लेस बोथ। जो कैसे ड्रॉ की जाती हैं? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती हैं। क्लियर हुई बात ये आपको? ठीक है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर ये पृथ्वी है तो अगर मैं यहां पर ऐसे खींच रहा हूं तो ये कितनी हो जाएंगी लाइन? 180, और 180 इधर हो जाएंगी, 180 इधर, 180 इधर। अब देखिएगा 180 प्लस 180 प्लस एक बीच वाली, एक बीच वाली, और एक ये कॉमन 180 वाली तो पीछे कॉमन होगी, तो माइनस 1 कर दोगे तो कितनी हो जाएंगी कुल देशांतर रेखाएं? 360। ये मैकेनिज्म समझ लीजिएगा, ये मैकेनिज्म समझ लीजिएगा। वापस समझा देता हूं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी होती हैं अर्थ पर? 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360। अब ये होती क्यों 360? इसका मैटर इस तरीके से आपको समझना है। वापस क्लियर कर देता हूं ये मैटर, इस कंसेप्ट को वापस क्लियर करता हूं आपको, ये जो डाउट आ सकता है। अगर ये पृथ्वी है तो एक तो बीच में से ये लाइन बताइए, अब यहां से यहां तक अगर आप देखते हो 180 डिग्री है ये, 180 ऐसे है ये, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब 180 लाइन तो इधर होंगी, 180 इधर होंगी, 180 इधर, 180 इधर, और एक ये, और जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये तो पीछे जाके एक ही मिल जाएगी, ये तो पीछे जाके ऐसे मिलेंगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 180 प्लस 180 प्लस 1 और -1। मेरी बात क्लियर हो गई? इस तरीके से कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। कितनी है? 360। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन आर 360। ये बात अगर समझ में आई हो तो मुझे बताएं, नहीं तो रट जाओगे, कुछ बात पल्ले पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये 180 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब एक बात बताओ, अब ये है, मैं यहां से चला और इसको वापस ऐसे घुमा के मैं यहीं पर आ गया, तो मैं कितना घूमा? 180 सॉरी 180 घूम गया पूरा यहीं पर, जहां से चला वहीं पर आ गया तो 360 है, जहां से चला वहीं पर आ गया तो 360 घूम जाऊंगा, 360 घूम जाऊंगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से 180 और यहां से 180 कॉमन ही होगी पीछे। अब देख लो, जो ये आपको दिख रहा है ये वाला,
एक ब्लैक जो दिख रहा है हैंडल, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से ऐसे आके यहां आ रहा हूं इस पॉइंट तक 180, और इधर से आके 180 यहां पर आ रहा हूं, तो 180 वाली तो केवल एक कॉमन हो गई, एक ही तो कॉमन हुई, एक कॉमन हुई, तो इस वजह से मैंने 180 यहां पर ऐड किया, 180 यहां पर ऐड किया, प्लस बीच वाली एक, और जो 180 180 दो बार ऐड हो गई उसमें एक माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो बची कितनी 360 बची, क्योंकि मैंने 180 यहां से ऐड किया 180, जबकि 180 वाली तो एक है ना कॉमन, तो वो एक मैंने माइनस कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन आर 360। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, जो टाइम व प्लेस दोनों बताएंगी। इस ग्लोब पर किस कंट्री में क्या समय हो रहा है, और वह कंट्री इस ग्लोब पर उसकी पोजीशन क्या है, दोनों चीजों के बारे में जो जानकारी देती है उस लाइन को आप लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, उस लाइन को आप लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। अरे भैया बताते तो चलो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास समझ में नहीं आ रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आप, क्योंकि देखो जिनके पास मैप होगा वो तो इंटरेस्ट लेंगे, और आने वाली क्लास तो मैं सारी मैप के थ्रू कराऊंगा, सभी क्लासेस मैं तो मैप के थ्रू ही कराऊंगा। मैप आपके दिमाग में मुझे रटाना है। जब कुछ थोड़ा सा नया काम करते हैं तो समस्याएं थोड़ी थोड़ी आती हैं, लेकिन जब तक आप मैप लेके नहीं बैठोगे तो कितनी मेहनत कर लो, ज्योग्राफी पता नहीं कितनी बार पढ़ी है, सब भूल गए। लेकिन अगर इस पिक्चर को पिक्चर की तरीके से देखना है, 2-4 बार इस मूवी को देख लो तो पूरी जिंदगी ये मूवी दिमाग में छप जाएगी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? ये रटना नहीं है भैया, समझना है। जो समझ गया फिर इस पे खेलेगा। और ये तो ऐसा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, तो समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसे केवल आप ऐसे लेके मत चलना कि सर केवल और केवल हम इसे ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दें ना। सिलेक्शन हो या ना हो अभी 3-4 महीने में, लेकिन इन 3-4 महीने का यूटिलाइज बहुत करना है। उसके बाद तो आप धुरंधर बन जाओगे, उसके बाद तो आप सिलेक्शन निकालोगे, लेकिन 3-4 महीने की बात कह रहा हूं मैं। लेकिन ज्योग्राफी की जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। कहीं बोल सकते हो भैया इस सब्जेक्ट के बारे में, न्यूज़पेपर आया, देखिएगा न्यूज़पेपर आया, मुझे एक बात बताओ, न्यूज़पेपर में लिखा है, क्या लिखा है? आर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमला किया। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर हमला किया। अब ना ही तो आपको आर्मेनिया का पता कहां आएंगे, और ना ही ये पता अजरबैजान कहां पर है। और आपसे कभी कभी सवाल पूछो, टर्की ने अजरबैजान का साथ दिया। अब आप रट लेते हो न्यूज़पेपर में। अगर आपको मैप में पता होगा ना कि आर्मेनिया यहां पर है और अजरबैजान यहां पर है, तो अजरबैजान के जो पड़ोसी देश हैं या अजरबैजान के जो दुश्मन हैं वो आर्मेनिया के दोस्त होंगे। तो आप ये दिमाग में लगा सकते हो कि अच्छा मैप पे ये लोकेशन यहां पर, ये इसका दोस्त, ये इसका मित्र, ये इसका फ्रेंड, ये इसका ओपोनेंट, शत्रु। इस तरीके से मैप में घुमाते हो। जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की अभी आपने फाइट देखी, इजराइल और पैलेस्टीन की आपने फाइट देखी, ना ही तो आपको मैप में इजराइल का मालूम और ना ही आपको पैलेस्तीन का मालूम। जब इनके बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप कैसे समझ सकते हो कि लड़ाई कहां हो रही है, कौन किसका साथी होगा? जब तक मैप पे ये समझ में नहीं आ जाए कि इसके पड़ोसी है, इसके पड़ोसी है, तब तक तो लिख ही नहीं पाओगे कहीं पर आप। और मैप एक बार दिमाग में आ जाए फिर तो आप राजा हो इस सब्जेक्ट के। एक बार पढ़ना पड़ेगा, बस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फिर तकलीफ ना हो, है ना? ऐसे ही हम इसको लेके चलेंगे। तो देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा समझ में आया। अब सवाल है कि सर जो देशांतर रेखा है, ये वाली देशांतर रेखा, अगर मैप हो आपके सामने कि सर ये कितने देशों से होकर गुजरती है, सर ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो मैं कहता हूं जो इस लाइन का नाम मैंने क्या बताया था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, याद आ गया? इसी का नाम GMT, इसी का नाम क्या बताया था, प्राइम मेरिडियन, याद करो कल। इसका नाम इंटरनेशनल टाइमलाइन। ये दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 8 देशों से होकर गुजरती है। आपने कहा ठीक है सर 8 देशों से होकर गुजरती है। मैंने कहा बिल्कुल ये 8 देशों से होकर गुजरती है। कि सर महाद्वीप कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, हमें थोड़ा सा सर ये भी बता दो। एक बार आइडिया हो जाएगा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यूरोप के 3 देशों से होकर गुजरती है। यूरोप के कितने देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों के साथ गुजरती है यूरोप के। सर कौन कौन से देश हैं यूरोप के, वो ये भी बता दो हमें थोड़ा सा। तो सुन लीजिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी। ट्रिक क्या लिखाई थी? ट्रिक याद करिएगा। BSF ने टोगो में गेम खेला।
बीएसएफ ने टोगो में गेम खेला। बी का मतलब क्या है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो लिखते रहना, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। एस का मतलब क्या? स्पेन। एफ का मतलब क्या? फ्रांस। टोगो तो टोगो है ही, ये तो टोगो है। जी से क्या बनेगा? घाना। ए से अल्जीरिया। एम से माली। ई से इंग्लैंड। क्लियर हो गया? तो यहां पर यूरोप के कौन कौन से देश हो गए? स्पेन हो गया यूरोप का, फ्रांस हो गया और इंग्लैंड हो गया। कौन सा देश हो गया? इंग्लैंड। ये तो कहां के देश हो गए? ये हो गए यूरोप के। बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अल्जीरिया और माली, ये हो गए अफ्रीका के। ये हो गए अफ्रीका के। ठीक है। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि ये तो जीएमटी लाइन होगी, एक बीचों बीच से ऐसे गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा, ये एक दूसरे को कहां काटती हैं? ये एक दूसरे को कहां काटती हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसकी लोकेशन का नाम है अटलांटिक ओशियन। क्या नाम है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में एक दूसरे को ये काटती हैं। कौन कौन सी लाइन? इक्वेटर एंड जीएमटी लाइन एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? अटलांटिक ओशियन में काटती हैं। अटलांटिक ओशियन में काटती हैं। याद रखोगे आप? बहुत बढ़िया। साउथ टोमे और प्रिंसिपी के पास, साउथ टोमे प्रिंसिपे, अभी बताया था ना साउथ टोमे, साउथ टोमे जिसमें विषुवत रेखा एंट्री ली थी, इक्वेटर ने एंट्री ली थी साउथ टोमे, उसके पास में है। अटलांटिक ओशियन में एक दूसरे को ये काटती हैं। ठीक है। और जीएमटी लाइन दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? जीएमटी लाइन दुनिया के 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें यूरोप के 3 देश हैं और अफ्रीका के 5 देश हैं। अफ्रीका के कितने देश हैं? 5 देश हैं। ये बात क्लियर हुई होगी आपको? सही बात है। अगर ये बात समझ में आई है तो चलिएगा अब इधर देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा। ये बात समझ में आई? ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सारी बातें लिखी हैं, देखो ये जो मैंने मैकेनिज्म बताया था, लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इन डिग्री। ठीक है। चलिए, प्राइम मेरिडियन अभी बताया था किसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये कितने देशों से होकर गुजरती है? ये रहा, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। कितनी जगह पूछा गया? उत्तर प्रदेश मेंस में 2008 में, उत्तर प्रदेश मेंस में 2000 में, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस 2009। आप समझिए, देखो ये रहा, मैं कुछ उत्तराखंड में पूछा गया सवाल ये। ठीक है। इसके बाद चलो इंटरनेशनल, देखो टाइम का कंसेप्ट ये है। अब टाइम का कंसेप्ट क्या है? ये टाइम का मुद्दा क्या होता है, क्योंकि यहां पर सीटेट से 2 या 3 सवाल बनते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। तब तक आप अपने पास मैप का अरेंजमेंट कर लीजिएगा, तब तक आप मैप का अरेंजमेंट अपने पास कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है, बस ये लास्ट पॉइंट है इस पीडीएफ का, इस पीडीएफ का लास्ट पॉइंट है बस ये। मानक समय वगैरह ये लास्ट है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास मैप नहीं होगा तब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा पीडीएफ दूंगा और इसके ऑब्जेक्टिव सवाल हम हिट करेंगे। जितना हमने पढ़ लिया है इसके ऑब्जेक्टिव सवाल देखिएगा एक बार, ये इसके ऑब्जेक्टिव सवाल है, एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द अर्थ वाज स्पाइरल? पहली बार किसने कहा था? ये अरिस्टोटल ने कहा था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एट विच एवरेज स्पीड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? ये मैंने लिखाया था आपको। एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व करती है। याद आ गया? ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि, ये भी सब कुछ लिखा है। भूमध्य रेखा परिधि कितनी है?
लगभग लिखिए 40,000, वैसे एग्जैक्ट कितनी है 40,076, 40,076 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछा गया है। पृथ्वी की परिक्रमण ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है, कितनी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री फ्रॉम द एलिप्टिकल एक्सिस। क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, इसको देखिएगा, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इतने तैयार हो गए हो कि इसके लेक्चर को आप आसानी से ये क्वेश्चन हिट करके देखिएगा। आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ मैंने बताया कहां से डाउनलोड करनी है। प्लीज इतना काम आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको मेरे साथ मेहनत करना होगा। चलिए जी, धन्यवाद। तो आज की क्लास अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो मैं इसको ओवर करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम वापस उसी हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, मींस इस वाली हेडिंग से, टाइम के कंसेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं जो भी डिस्कशन हमारा हुआ है उसका भरपूर तरीके से कई बार रिवाइज करोगे और आगे की रणनीति का पालन करोगे, मैप अपने पास रखोगे एटलस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।